नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जो कि हमारे 10th क्लास का पार्ट 6 है। तो चलिए हम जानते हैं। प्रहलाद अग्रवाल जो है, उनका जो जन्म है वो 1947 में हुआ था, जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इनकी जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। जो इन्होंने हिंदी में से एमए तक शिक्षा प्राप्त की। उन्हें किशोरावस्था से हिंदी फिल्मों के इतिहास और फिल्मकारों के जीवन और उनके अभिनय के बारे में जानने एवं चर्चा करने का शौक रहा। ये शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अध्यापन करते हुए फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों और फिल्मों के बारे में बहुत कुछ लिख चुके हैं। आगे भी इसी क्षेत्र में लेखन कार्य करने के लिए कृत संकल्प हैं। अर्थात जो हमारे लेखक हैं वे शासकीय स्नातकोत्तर मतलब जो पीजी कॉलेज होता है, जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज होता है, जो शासकीय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज थे, उस कॉलेज में ये पढ़ा चुके थे और ये फिल्म क्षेत्र से भी काफ़ी जुड़े हुए थे। प्रमुख कृतियों के बारे में बात की जाए तो सातवां दशक, तानाशाह, मैं, खुशबू, सुपरस्टार, ये सब इनकी जो है दिए गए जितने भी मूवी जो हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं और ये 21वीं सदी की सिनेमा है। चलिए अब हम जानते हैं। साल के कुछ महीनों का शायद ही कोई शुक्रवार ऐसा जाता हो जब कोई ना कोई हिंदी फिल्म सिने पर्दे पर ना पहुंचती हो। इनमें से कुछ सफल रहती है तो कुछ असफल। कुछ दर्शकों को कुछ समय के लिए याद रह जाती है और कुछ को वो सिनेमा घर से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। जो अच्छे मूवी होते हैं अगर हम उन्हें एक बार देख लें तो कभी हम उसको भूल नहीं पाते हैं, लेकिन जो मूवी आजकल की जैसी मूवी होती है वो हम सिर्फ सिनेमा हॉल में देखते हैं और जैसे सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं हम उसे भूल जाते हैं, क्योंकि वो उतनी अच्छी नहीं होती है। उतना जो होता है वो संदेश, हमारे अच्छे संदेश जो हमारे समाज को है वो नहीं दे पाता है। लेकिन जब कोई फिल्मकार किसी साहित्यिक रचना को पूरी लगन और ईमानदारी से पर्दे पर उतारता है तो उसकी फिल्म न केवल यादगार बन जाती है बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही उन्हें कोई बेहतर संदेश देने में भी कामयाब रहती है। एक गीतकार के रूप से कई दशकों तक फिल्म क्षेत्र में जुड़े रहे कवि और गीतकार ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर रचना तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सिने पर्दे पे उतारा तो यह मील का पत्थर सिद्ध हुई। आज भी इसकी गणना हिंदी के कुछ अमर फिल्मों में से की जाती है। जो हमारे फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो उनकी अमर रचना है तीसरी कसम, जो कि इनका पुराना नाम है उर्फ मारे गए गुलफाम, ये मूवी जो है सिनेमा पर्दे पे जो है मील का पत्थर सिद्ध हुआ। मील का पत्थर एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है एक दमदार चलचित्र, एक दमदार मूवी सिद्ध हुआ। इस फिल्म ने न केवल अपनी गीत, संगीत, कहानी की बदौलत शोहरत पाई बल्कि इनमें से अपने जमाने के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने अपने फिल्म जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन एक्टिंग करके सबको हैरान कर दिया। फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान ने भी वैसा ही अभिनय कर दिखाया जैसी उनसे उम्मीद थी। इस मायने में एक यादगार फिल्म होने के बावजूद तीसरी कसम को आज इसीलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म के निर्माण ने यह भी साबित कर दिया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म बनाना कितना कठिन और जोखिम का काम है। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर को गहन आत्मविश्वास भर दिया और एक साथ 4 फिल्मों का निर्माण करने की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, उनमें से फिल्म जो है मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं, मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्ष का समय लग जाएगा। इन 6 वर्षों के बीच में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्मों प्रदर्शित हुई, कई फिल्म जो है वो रिलीज हो गई, जिसमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन का सबसे उत्तम भूमिका अदा की।
सबसे उत्तम जो एक्टिंग बोल सकते हैं उसने इस मूवी में दिखाया है। यही नहीं, तीसरी कसम का वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत दिल को छूने वाली रचना को सेलुलॉइड पर पूरी सार्थकता से उतारा। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुआ। इसकी कलात्मक की लंबी चौड़ी तारीफ हुई। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है। जो हमारे जो डायरेक्टर हैं और जो हमारे गीतकार हैं शैलेंद्र जी, उन्होंने जो तीसरी कसम मूवी बनाई, इस मूवी के लिए उन्हें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला और उन्हें जो है मॉस्को फिल्म फेस्टिवल से भी पुरस्कार मिला और जो बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उनके द्वारा भी जो इन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर ने अपनी अनंत सहयोगी की फिल्म में उतना ही दिल लगाकर काम किया, बिना वेतन की अपेक्षा किए। शैलेंद्र ने लिखा था कि राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े ही उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया, पर तुरंत गंभीरतापूर्वक बोले, मेरा प्राथमिक एडवांस देना होगा। शैलेंद्र की ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, मेरा वेतन पूरा एडवांस। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में उन्हें व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनाने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। राज कपूर ने एक अच्छे और एक सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया, पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था जिसे अपार संपत्ति और सम्मान तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि को सुख की अभिलाषा थी। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों ना हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल खरीदार मिले। इसके बावजूद तीसरी कसम के राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे मशहूर सितारे थे। शंकर जयकिशन का संगीत था, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी और उनके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे। लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाला की समझ से परे थे। ये जो मूवी थे ये बिजनेस करना उनका नहीं था, 2 से 4 रुपए बनाने का नहीं था। उसमें रची बची करुणा तराजू पे तोली जा सकने वाली चीज नहीं थी। इसीलिए बेमुश्किल तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। फिल्म कब आई और कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीके से नवाकिफ थे, परंतु उन्होंने उलझकर वे अपनी आदमियत नहीं खो सकते थे। श्री 420 का एक गीत लोकप्रिय है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे की यह पंक्ति रातों 10 दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियां, यह संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति की। उन्होंने इसका विरोध किया और उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाओं तो समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र जो है इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका मानना था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथेलपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने उपभोक्ता की रुचियों का ख्याल करे और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीतकार भी थे। जो गीत उन्होंने लिखे थे वे बेहद लोकप्रिय हुए। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। शांत नदी की प्रवाह और समुद्र की गहराइयां लिए हुए है, यह विशेषता इनकी जिंदगी की थी और उन्होंने फिल्म के द्वारा भी साबित किया। जो इन्होंने गाना लिखा उस गाने में जो है
शांत नदी की प्रवाह जैसी थी। और जब उसकी जो मीनिंग वर्ड थे, उस वर्ड की जो गहराइयों को हम तलाशते थे, तो वो समुद्र जैसी गहराइयां थी उस एक एक शब्द में। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं, यह चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका और छीट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। कजरी नदी के किनारे उकरू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती है। दुनिया भर की शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीवान चलत मुसाफिर मोहलियो रे पिंजरे वाली मुनिया। तब पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाली लाली डोलिया में लाली लारे रे दुल्हनिया। एक नौटंकी बाई ने अपनापन खोज लेने वाला एक सरल हृदय गाड़ीवान को खोज लिया था। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव। वे जिंदगी से दूर होती है। यदि दुखद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। दुख का ऐसा भयानक रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावात्मक शोषण कर सके। और तीसरी कसम की एक खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन की वास्तविक रूप की प्रस्तुति करते हैं। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। वे सिनेमा की चौकाचौंध के बीच में रहते हुए यश और धन की चाहत से कोसों दूर थे। जो हमारे लेखक हैं वो शैलेंद्र जी को गीतकार नहीं कवि कहा है। जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में भी थी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था कि हम किस तरह किस सिचुएशन में किस तरह हमें दृढ़ बनने रहना है, मजबूती के साथ उस प्रॉब्लम का सामना करना है। वो इनके मूवी से हम सीख सकते हैं। मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का यह गीत अद्वितीय बन गया है। सजनमा बेरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी का सबसे हसीन फिल्म है। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद हैं, उतना जागते रहो में भी नहीं। जागते रहो में राज कपूर का अभिनय को बहुत सराहा गया था, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता, वह हीरामन के साथ एकाकार हो गया था। खालिस देहाती भुच्चर गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता था, दिमाग की नहीं, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वो एशिया का सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, परंतु खुद हीरामन में ढल गया। हीराबाई को फेनू गिलासी बोली पर रिश्ता हुआ। उनकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर नुछावर होता हुआ और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता रहा, सच्चा हीरामन बन गया है। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। जो तीसरी कसम है, ये एक पटकथा की मूल कहानी जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई है, जो कि उनकी एक नाटक उनकी कहानी है मारे गए गुलफाम की। कहानी का रेशा कहानी के जो पार्ट है उनकी छोटी छोटी बारीकियों फिल्म में पूरी उतर आई है। इसका प्रश्नोत्तर की बात की जाए तो तीसरी कसम फिल्म को सेलुलाइड पर किसी कविता क्यों कहा गया है? तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी साहित्य रचना है। सेलुलाइड का अर्थ होता है किसी दृश्य को हूबहू कैमरे पर उतार देना, उसका चिंतांकन करना। इस फिल्म की कविता का समान भावुकता, संवेदना, मार्मिकता से भरी हुई कैमरे के रील पर उतरी हुई फिल्म है, इसीलिए इसे सेलुलाइड पर लिखी कविता कहा गया है। तीसरी कसम के खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? तीसरी कसम का एक भावना प्रधान फिल्म थी। इस फिल्म में संवेदना को एक आम आदमी नहीं समझ सकता था, जिस कारण लाभ
मिलने की उम्मीद बहुत कम थी, इसीलिए इस खरीदार नहीं मिल रहे थे। शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है? शैलेंद्र के अनुसार जो है, कलाकार का उद्देश्य दर्शकों की रुचि की आड़ में उथलपन को थोपना नहीं चाहिए, बल्कि उनका पुरस्कार करना चाहिए। कलाकार का दायित्व स्वस्थ एवं सुंदर समाज की रचना करना है, विकृति मानसिकता को बढ़ावा देना नहीं है। फिल्मों में दुखद स्थितियों को चिंतांगन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया गया? फिल्म में दुख को इतना ग्लोरीफाई कर दिया जाता है कि जिससे दर्शकों को भावनात्मक शोषण किया जा सके। उनका उद्देश्य केवल टिकट विंडो पर ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें बिकवाना और अधिक से अधिक पैसा कमाना होता है। दर्शक पूरा सत्य मान लेते हैं, इसीलिए वे दुखद स्थितियों में ग्लोरीफाई करते हैं, इसीलिए दुख को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, जो वास्तव में सच नहीं होता है। शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषता है? अपने शब्दों में लिखिए। शैलेंद्र के गीत भावपूर्ण होते हैं। उन्होंने धन कमाने की लालसा में गीत कभी नहीं लिखे। उनके गीतों की विशेषता थी कि वे घटियापन और सस्तापन नहीं था। उनके द्वारा रचित गीत उनके दिल की गहराइयों से निकलते हुए थे, अतः वे दिल को छू लेने वाले गीत थे। यही कारण है कि उनके लिखे हर गीत अत्यंत लोकप्रिय भी हुए। उनके गीतों की करुणा, संवेदना आदि का भाव बिखरे हुए थे। धन्यवाद।